और मैं आपको एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब रात को कहते हैं सीज फायर हुआ, उस सीज फायर से ठीक पहले अमेरिकन बेसिस पर कतर के अंदर हमले हुए थे। अब सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है ईरान और डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे सीज फायर सीज फायर। अब लोग बहुत हैरान हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? उनको अमेरिकी बेसिस पर हमले की भी उसका कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहे। वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्या ये नोबेल प्राइज वाला ऑब्सेशन है या फिर दूसरी तरफ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? मैं जरा आपको बताऊं कि सीज फायर उल्लंघन पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कह रहे हैं लेकिन दोनों देश सुन रहे हैं क्या? इजराइल ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया, दोनों से सीज फायर का उल्लंघन की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। सीज फायर के बाद हमला किया, इजराइल को ट्रंप की चेतावनी आ गई। वो कह रहे हैं ईरान पर अब बस बम मत गिराओ, इजराइल फाइटर जेट वापस लाए, और ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। इसको स्क्रीन पर रखिए जरा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं सीज फायर कर लो लेकिन सुन नहीं रहे। मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में है, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर आपसे कर रही हूं। दो सवाल है मेरे शुरुआत। पहला, ये अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर, ये कैसे संभव है? दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है क्या? दोनों ही देश सीज फायर के बाद भी हमले कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अहम मुद्दे आपने रखे हैं और जब आपके साथ होता हूँ इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और आपके चैनल पर और फिर जो मेरी आपके मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब शाम को कुछ कहते हैं, 15 मिनट के बाद कुछ और कहते हैं। अभी जो कतर में जो बेस है उसके ऊपर हमला किया था ईरान ने, कुछ मिसाइलें दागी हैं। कहानी ये हम सुन रहे हैं कि उन्होंने पहले वार्निंग दे दी थी कतार को भी, क्योंकि उसकी कतार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ईरान की, सिर्फ यही है कि तूने अमेरिकन बेस वहां रखे हैं। पहले वार्निंग दे दी थी, अमेरिका को भी बोल दिया था कि भाई टाइगर, मैं 2-4 मिसाइलें फेंकूंगा और तेरी तरफ बुरा मत मानना, उनके अंदर भूसा भरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर ये वार्निंग, मैम आई एम सेइंग इट हाफ सीरियसली, अगर ये बात भारत में होती कि हमने पहले वार्निंग दे दी थी दुश्मन को कि हम मिसाइलें फेंकने वाले हैं, तो क्या बवाल होता है। तो आप जानते ही हैं जब हुआ था पीछे आतंकिस्तान के साथ। मेरा मानना ये है इस समय कि ट्रंप साहब, उनका जो चौकीदार है मिडिल ईस्ट में जिसका नाम इजराइल है, उससे नाराज होंगे क्योंकि कई बार वो अमेरिका की बात नहीं सुनता है, लेकिन अमेरिका उसके बिना गुजारा नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आपने एक पूरे सुन्नी इस्लामिक इलाके में एक यहूदी मुल्क को लाके रखा है, वो इसीलिए रखा है कि वो नजर रखेगा सबके ऊपर, वो डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा, नहीं तो सारा तेल जो है वो सुन्नी अरब्स के पास चला जाएगा और फिर ट्रंप साहब बहुत नाराज होंगे। भले ही आजकल तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सो फर्स्ट थिंग, इजराइल का वहां रहना जरूरी है ताकि स्टेबिलिटी रहे उस रीजन में। दूसरा, आपने कहा कि ट्रंप की बात कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। मैम, मैं इतना बता देता हूँ, वी ऑल हियर हिम, अंग्रेजी में जो कहते हैं, बट वी डोंट लिसन टू हिम, क्योंकि वो अपना बयान इतना बदलता जाता है, इतना कुछ पता नहीं। अब वो नेटो के लिए रवाना हो चुका है, वहां जा रहा है, ब्रसल्स में मीटिंग होगी, वहां भी जाके कुछ ना कुछ कहेगा, गाली गलौज करेगा, बोलेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आ जाएगा वापस वॉशिंगटन, तब तो कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा। ये जरूर कहेगा ब्रसल्स में, देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, आप सब मिलके मुझे नॉमिनेट करो नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये तो 100% यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। बट क्या ये सीज फायर चलेगी? नहीं, क्योंकि इजराइल ने ये तो कहा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने पीछे कर दिया। आप कह रहे हैं कि इस हमले के बारे में बता दिया गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, मेजर तूर हैं, ये अमेरिकी बेसिस पर हमला हूतीज ने किया, कर्नल सिंह, हमास ने किया, लेकिन कोई सॉवरेन कंट्री जो ईरान है वो कह रही उनका हमला अमेरिकन बेसिस पर ये कब होता है? और अगर हो रहा है और अमेरिका चुप है और वो सीज फायर ही चाह रहे हैं, ये हो क्या रहा है? समझ भी नहीं आ रहा लोगों को लग रहा है ये अभी भी कोई ट्रंप का कोई ब्लफ तो नहीं है। कर्नल सिंह, जय हिंद, नमस्कार। यूएस कभी भी किसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके बदले में उसके प्यादे लड़े। यहाँ पाकिस्तान लड़े, यहाँ पर इजराइल लड़े, जो आप किसी भी जगह ले लीजिए,
ज़्यादा बड़ी बात ये आती है इससे निकलकर कि एक्चुअली इजराइल की जो अकेली एक सिंगल रिक्वायरमेंट थी कि वो उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अपने बलबूते पर अटैक सक्सेसफुली नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो 300 फीट की जो गहराई है वो अपने आप में काबिलियत सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास थी। मुझे लगता है कि यूएस ने जो एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव तब तक रखा वो सिर्फ ये रखा था कि यस, मैं आपके लिए ये काम कर देता हूं, क्योंकि इसका थ्रेट मेरे लिए भी उतना ही है, यूएस के लिए एक्चुअली ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कल बनता है तो गारंटेड यूएस और इजराइल के लिए ही बनेगा, वही इस्तेमाल हो गया। अब आगे बात वो जो 2 सप्ताह वाली जो उन्होंने टाइम दिया था, मैं इसे कहता हूं, हमारे आर्मी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन। और उन्होंने वो स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन अपनी फौज के एडवाइजर्स के कहने पर किया होगा। अब आ गई उनकी जो रिलायबिलिटी वाली बात कि वो क्या बोलते हैं और क्या याद रखते हैं, क्या उन्होंने तो बोल दिया तुलसी गबाड़ को कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव एमनीसिया, जो उनको बार बार होता है। वो जब बोल रहे होते हैं उतनी देर में शायद भूल जाते हैं कि मैंने पिछली वाली लाइन कौन सी बोली थी, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो एक जिम्मेदार पद पर है जब कुछ बोल रहे हैं। तो इसीलिए आजकल मैं बोलता हूं कि आज के बाद जब भी कहीं सीज फायर ट्रंप द्वारा हो, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज सीज फायर, उसका नाम ही होना चाहिए ये। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी लिस्ट गिरा दी थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि मैंने तो इतने लोगों के बीच में शांति कराई है, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। अफगानिस्तान में क्यों नहीं कराई, और वियतनाम में क्यों नहीं कराई, और इराक में क्या किया, नहीं यूक्रेन में क्यों नहीं कराई, बिल्कुल सही, साथ क्यों नहीं कराई, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन ये सवाल हो गई, ये सवाल उन पर ज्यादा जाता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना भरोसा करते आए कि ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कराया, हमने तो कुछ नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई मैं मुमताज साहब आपसे पूछ रही हूँ, आप कर रहे हैं भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पर? वो अभी भी आते हैं कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया है, वो ऑपरेशन सिंदूर में भी कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया है। ईरान भरोसा कर रहा है उनके सीज फायर पर, कौन भरोसा कर रहा है? आप लोग कर रहे थे बहुत भरोसा सीज फायर पर कि वो जो बयान देते हैं बहुत सही देते हैं, भारत ने घुटने टेक दिए। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। और अब तो लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की चाबी या लगाम जो है वो नेतन्याहू के हाथ में है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो हैं कि सीज फायर हो जाए, और आपको याद होगा कि हमास के मामले में भी सीज फायर हुआ था, आपको याद होगा। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी कि शपथ लेने से पहले सीज फायर हो जाएगा, और उन्होंने शपथ लेने से 2 दिन पहले वहां पे सीज फायर करा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि उस सीज फायर को तोड़ा, किसने तोड़ा? इजराइल ने। और बिल क्लिंटन का जो बयान आया है उसको ज़रूर जहन में रखिएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये अपनी सियासत बचाने के लिए, नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जंग को एस्केलेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। और अभी भी उन्हीं के कहने पे 2 हफ्ते का वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, लेकिन कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को हमला करना पड़ा ईरान पे? कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं। तो आप इस सीज फायर पर भरोसा कर रहे हैं? ये सीज फायर हो गया है, वो कह रहे हैं ईरान मेरे पास आया, इजराइल मेरे पास आया, मैंने सीज फायर कराया।